बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन 3 धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। पार्लियामेंट का इजलास हुआ और पार्लियामेंट के इजलास में भी एक दूसरे के ऊपर बहतान तराजी हुई। आज के दिन 3 फैसले भी आए हैं। अगर आज के दिन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात का आगाज़ करें, उससे पहले अगर अज़मा बुखारी साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वावडा साहब ने की है, फैसल वावडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अल्फाज क्या थे, यानी अगर आप पगड़ियाँ उछालेंगे तो फिर आपकी पगड़ियों को भी फुटबॉल बना के उछाला जाएगा। अगर आप जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर आपके साथ भी ज़ोर ज़बरदस्ती की जाएगी। उन्होंने ये कहा कि मेरी माँ बेड रेस्ट के ऊपर थी और तब जब पगड़ियाँ उछाली जा रही थी तो तब नोटिस क्यों नहीं लिए गए। उनकी तरफ से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, क्या एक सियासतदान की तरफ से किए जा सकते हैं? दूसरा, फैसल वावडा साहब साइड किसकी ले रहे हैं? क्योंकि सेनेट के अंदर ना तो वो हुकूमती बेंचेस में है ना अपोजिशन बेंचेस में है। अगर वो इनफरादी तौर पे ही उनको देखें तो फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो तलाल चौधरी साहब की होती है। तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि इस ज़िमन के अंदर पार्लियामेंट को सुमोटो लेना चाहिए। ये जो बातें करते हैं और ये जो इल्ज़ामात दोहराते हैं और ये जो कहते हैं कि हमें प्रेशर है पिछले कुछ सालों से, तो इन्होंने प्रेशर में आके सारे फैसले किए होंगे। तो वो कहते हैं कि ये प्रेशर में आके जिन्होंने फैसले किए, जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो फिर फैसले क्या करेंगे? उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब की थी और कामरान टेसोरी साहब ने भी यही कहा कि नॉन इश्यूज को इशू बनाया गया। अगर ये नॉन इशू है जिसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है, तो असल में फिर इश्यूज हैं क्या? ये 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। लेकिन इसी बीच में अल-कादिर ट्रस्ट का 190 मिलियन का केस जो था, जिसका कल डीबी ने, जो डबल बेंच ने फैसला महफूज किया हुआ था, आज उसमें 10 लाख के मचलकों के एवज जमानत को मंजूर कर लिया जाता है। 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें अभी पाबंद सलासिल हैं, बानी पीटीआई इमरान खान, एक जो है वो इद्दत का केस है, दूसरा साइफर का केस है। 2 केसेस जो हैं यानी तोशा खाना वाला और दूसरा आज वाला केस जो है, इसमें उनकी सज़ाएं मुअत्तल हो चुकी हैं। अब आगे जो मंजरनामा है सियासी तौर पे, वो क्या पार्लियामेंट के फ्लोर पे होगा, सड़कों पे होगा? मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो इलेक्शन दोबारा से बात कर रहे हैं उसकी। ये मंजरनामा होगा कब तब्दील और किसके हक में होगा, ये एक सवाल है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वावडा साहब की, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो बुन्नत अल्फाज की जुमलों की रखी गई, उस पर क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें, मैं यासर, मेरे मुंह से आपके लिए भी फैसला वाडा साहब ने फैलता था फैसल, लेकिन सॉरी यासर, 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। हम सब इस पापनी अदारों के साथ करें। फ़ौज पाकिस्तान हमें बहुत अजीज़ है, इससे आगे कुछ नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया हमें बहुत अजीज़ है, यहाँ से इंसाफ निकलता है, यही ये एक उम्मीद है हमें। पाकिस्तान की जमहूरियत हमें बहुत अजीज़ है। लेकिन ये जो आज अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मैं ये अल्फाज किसी सूरत नहीं चाहता। ठीक है, अगर किसी ने गलत किया है तो आप उसके पास उसके लिए फोरम है। अगर आप सबको ये इजाज़त दे देंगे, जाओ मीडिया पर बैठो और मीडिया पर बैठकर इस तरह बोलो, तो इससे निज़ाम खराब होगा, इससे काम खराब होगा, इससे आमने सामने चीज़ें हो जाएंगी। इससे जिसको बोलना पड़ता है वो बोल पड़ेगा, जिसको नहीं बोलना पड़ता वो अमल से कर देगा। मैं तो इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर ये कहना 2 टीवी चैनल, कोई भी हो 2 टीवी चैनल, मुझे नहीं पता वो कौन सा चैनल है, उसमें हज़ारों सैकड़ों कारकुन काम करते हैं। हम किसी को भी ये इजाज़त नहीं देंगे कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त पर यह कदगन लगाए। आज भी हमने आज़ादी सहाफ़त के उस बिल के हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात की, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा है कि हमें इस पर हमें देखने दें, जिसमें इसमें जो चीज़ गलत होगी हम उसकी निशानदेही करेंगे, उसको तब्दील करें, उसके बाद बिल्कुल करें। फ़ेक न्यूज़ के हम खिलाफ है, लेकिन फ़ेक न्यूज़ है क्या, इसकी बुनियाद सामने रखनी चाहिए। मैं चूँकि ज़्यादा फैसल वाडा साहब की बात पर इसलिए बात नहीं करना चाहता, उन्होंने जो जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिस तरह उन्होंने किए हैं, उसका जवाब जिन्होंने देना है उन्हें देना चाहिए। मैं ज़रा एक आना चाह रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी। अगर आपकी इजाज़त हो, गवर्नर सिंध पे आना चाह रहा हूँ। गवर्नर सिंध साहब ने फरमाया कि जनाब इतनी जल्दी ज़मानतें दी जा रही हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया, खुदा की कसम मैं उनकी बात से 1101% मुतफिक हूँ। ठीक कहा उन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा, मैं तायद करता हूँ। उन्होंने ठीक, बिल्कुल ठीक कहा। उस वक्त नहीं बोल सके वो, हालांकि उस वक्त भी गवर्नर थे, उस वक्त शायद उन्हें कोई काम याद आ गया होगा या शायद उस वक्त कोई और मसला हो, इसलिए वो नहीं बोल सके।
लेकिन आज वो बोले, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि जनाब इतनी जल्दी नहीं फैसले होने चाहिए थे। और उन्होंने ये भी ठीक कहा बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे फैसले, 4 दिनों में 3 सजाएं भी नहीं होनी चाहिए थी, रात 1-1 बजे तक जेल के अंदर अदालतें भी नहीं लगनी चाहिए थी, बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। लेकिन उस वक्त क्यों नहीं कहा? उस वक्त उनको किसने मना किया था? उस वक्त उनके पास ये सच्चे अल्फाज क्यों नहीं थे? अगर ये उस वक्त से ये एक्शन लेते, एक्शन तो ये ले नहीं सकते, उस वक्त अगर ये बात कहते, उस वक्त ये चीजें करते, तो शायद आज किसी के लिए भी ये चीजें ना होती। क्या इन्हें नहीं पता किसी मुल्क के अंदर रात 12 बजे अदालतें खुली हैं? क्या इन्हें नहीं पता कि इसी मुल्क के अंदर वो जिस जमात से तल्लक रखते हैं उनके बहुत से लोगों पे बहुत से इल्जामात घंटों में धुले हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि एक बड़े सियासी लीडर को 4 दिनों में 3 सजाएं हुई हैं? क्या उन्हें नहीं पता? क्या उन्हें यह नहीं पता कि नैब के दफ्तर में पेशी के मौके पर हमला होता है? क्या उन्हें यह नहीं पता कि जनाब यहां पर वीडियोस बनाकर चला दी जाती हैं? क्या उन्हें यह नहीं पता कि एक वक्त में सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था? तो आज ही ये सारा कुछ क्यों? इतनी याददाश्त कमजोर है? आना चाहिए था ना, इनको सब चीजें सामने लानी चाहिए थी जनाब गवर्नर साहब को। गवर्नर साहब क्यों भूल गए हैं? गवर्नर साहब आप जब गवर्नर थे उस वक्त बहुत से वाकयात हो गए थे, और अब भी आप गवर्नर हैं। लोग आपको देखते हैं, लोग आपको चाहते हैं और आपकी जुबान पर यकीन करते हैं, लेकिन जब आप गलत बयानी करेंगे, गलत याददाश्त करेंगे, तो फिर बहुत सी चीज़ें जो है वो खराबी की तरफ जाएंगी। उसके बाद तलाल चौधरी साहब कमाल के आदमी है। मुझे एक बात बताएं, सो मोटो कभी लिया है ईवान ने? लिया आज तक? हिस्ट्री में हुआ है आज तक? सो मोटो किस पे लें मुझे? फरमाया कि जो डरते हैं उन्हें नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल जो काम नहीं कर सकता। तो जनाब ये तो आप बता दें कि बड़े मियाँ साहब को वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया गया? ये भी किसी दिन बता दें, ये भी किसी दिन बता दें कि जनाब आपके बहुत से लोग जो बातें करते थे, राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की वो दुरुस्त है, ये जो आप बात कह रहे हैं वो दुरुस्त है? ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जो बात की वो दुरुस्त है, या जो बात आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है? आप इस 3 चीज़ों को तो बता दें, इस हवाले से तो हमें आगाह कर दें। यासर साहब ये आज मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, आज ये अदलिया पे तनकीद थी, उसकी वजूहात क्या है? सर ये तनकीद थी? तनकीद भी थी, हमला भी था। और यार कल तारीख है ना, कल आपने कोई ना कोई बहाना तो ढूंढ रहे हैं ना। नहीं आज भी तो फैसला था ना। सर आज फैसला तो आ गया। क्या जो आज का फैसला है वो अचानक आया? गवर्नर साहब ने क्या फौरी फैसला दे दिया? और भाई कितनी इसकी पिटीशनें हुई और कितनी इसकी तारीखें हुई, कितनी इसकी हेयरिंग्स हुई, कितनी इसकी हेयरिंग्स नहीं हुई, कब से ये केस चल रहा है? सर आप वो सारी तारीखें निकाल कर जो है ना वो गवर्नर साहब को भेज देनी चाहिए, ताकि सर आप देख लें, आप देखने के बाद इसका फैसला कर लें। चौधरी परवेज इलाही को आप कहते हैं कि आप बातें करते हैं, बताएं चौधरी परवेज इलाही को जज साहब, हाई कोर्ट के जज ये हुक्म देते हैं चौधरी परवेज इलाही साहब के मुतल्लिक के, और कहते डीआईजी को हैं कि जनाब आप इन्हें घर तक छोड़कर आएंगे, आप पाबंद हैं इन्हें घर छोड़ के आने के, घर के अंदर तक छोड़ के आएंगे। फिर क्या होता है चौधरी परवेज इलाही के साथ? जब वो घर के अभी पास नहीं पहुंचते तो वो डीआईजी साहब बेबस हो जाते हैं, और अचानक चौधरी परवेज इलाही साहब को कोई और उठाता है, गाड़ी में डालता है और ले जाता है इस्लामाबाद। उनके एक केस में जमानत होती है, फिर दूसरा केस, दूसरे में जमानत होती है, फिर तीसरा केस, तीसरे में जमानत होती है, फिर चौथा केस। मोहन असलाही पे एक ऐसा केस बना देते हैं, और आप बना देते हैं, और आप हाकिम वक्त हैं, आपको जवाब देना होगा यहाँ पे भी और उस मैशर भी, कि जब उस पर एक ऐसा केस मनी लॉन्ड्रिंग का या FIA का बनाते हैं, जब उसकी उम्र इतनी छोटी है कि शनाख्ती कार्ड तो दूर की बात, शायद वो सही तरह चल भी ना सकता हो। सो मोटो कौन ले? सो मोटो आपका ईवान, जहां पे आज तकरीर क्या हो रही है,
मैं तो खुदा की कसम बिलावल साहब को समझता था कि बहुत समझदार है। एक तरफ पहले स्टार्ट किया उन्होंने मुसाहलत, बिल्कुल मुसाहलत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होनी चाहिए। एक्शन रोने वाले और बाद में वो झंझोड़ने वाले, वो क्या था ये? ये कोई मुझे इस तरह लगा जैसे किसी फिल्म का कोई सीन चल रहा है। मेरे साथ मेरा बेटा बैठा हुआ था, उसने कहा पापा ये फिल्म है। मैं कहा नहीं बेटा ये असेंबली है। उन्होंने कहा पापा असेंबली में तकरीर करे ना, ये एक्शन ये क्या होता है? मैंने कहा मेरे साथ भी एक दोस्त बैठा है, मैं रात को उससे पूछूंगा यासर से। नहीं यासर, मैं ये क्या करता होता है? नहीं मैं ये करता हूँ। नहीं मैं कहा उससे पूछूंगा, उससे पता होगा ना ये क्या होता है। क्या ये यारी मछली मंडी बना दी हमने, ईवान भी मछली मंडी बन गया। अब तो ये समझ से बाहर है कि ये हो क्या रहा है। मेरी तो बिल्कुल समझ में ये बात नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर ये हो क्या रहा है। क्या ये पाकिस्तान के अंदर ये चीजें होनी चाहिए थी? क्या पाकिस्तान के अंदर ये जेब देता है? हाँ, जिसने गलत किए अदालतें मौजूद हैं, पी का एक्ट आपने बना दिया हुआ है, हर एक्ट आपके पास है, जाएं जाके हम फेस करेंगे। सुबह है खान साहब की तारीख और उस तारीख पेशी पे उनको वीडियो लिंक पे लेना है। सुबह भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। नहीं आप अगर उसी बात पे कायम है? वो कल वाला ले लिया तो ठीक है, ना लिया तो यार नहीं कल वाला कागज अभी भी यहीं पर पड़ा हुआ। हाँ, इसी वो लिखा हुआ मैंने क्या लिखा था? आपने कहा था नहीं होगी। हाँ, तो मैं आज भी कह रहा हूं जो आज सूरत हाल बनी है इसके बाद आप समझते हैं कि होगा? जो आज सूरत हाल बनी है इसके बाद आप समझते हैं कि ऐसी चीजें होंगी? मुझे तो नहीं नजर आ रहा, अगर आपको नजर आ रहा है तो बता दें। सब इसी बीच आज के दिन वफाकी काबीना ने तोशाखाना तहफ़ के कवानीन में तरामीम की मंजूरी। और सारा कुछ कर दो यार तरामीम। एक तरमीम ये भी ले है कि ताहयात हम ही हैं, सोनिया हो यन गलियां भी जी यासर यार मेरे ले ऐसी तरमीम ले आए यार। मेरे से मोहब्बत हो गई है आपको? नहीं, मैं एक बात आप एक मिसाल दे रही हैं यार, ले आए ऐसी तरमीम। ऐसा काम कर दे कि जनाब कि यही लोग हों बीच में, बस तरमीमें लानी। अब हमने लानी क्या? और हम तरमीम ले आते हैं जनाब, कोई नैब को अफसर जो है नहीं पकड़ सकेगा मैंने को, ओके जनाब वो कमनी तमील हो गई। तो शाहाना की फला जो है तरमीम कर दें, ओके जनाब हो गई। आगे एक और तरमीम कर दे यार, क्या फ़र्क पड़ता है कि ये असम्बली ताहयात रहेगी। अगर एक आदमी खुदा ना हास्ता, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, दुनिया से चला जाता है, जो जाना सबका सब ने जाना है, तो फिर उसकी जगह कोई इलेक्शन होगा, नहीं तो इलेक्शन नहीं होगा। ओए मामले को पूछने, या आपको अवाम के वोट की कोई फिक्र है, या आप अवाम के वोट की कोई कदर करते हैं? करते हैं कदर? तो बताएं मुझे। अगर कदर करते हैं तो फिर आप असम्बलियों में तकारीर वो करें जो अवामी मफादात की हों, तकारीर वो करें जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। क्या चला गया? हमें कहा, आज मैंने 6 लोगों के बातें सुनी कि जनाब हमने अब तो डिक्लेयर किए हुए हैं अपने हिसाब से। बिल्कुल आपने डिक्लेयर किए हुए हैं, बिल्कुल डिक्लेयर किए हुए हैं, सब कुछ डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन ये डिक्लेयर की चीजें पाकिस्तान ले आए ना। एक मिसाल कायम करें, आज के दिन ऐलान करें कि हम सब अपनी जायदादें पाकिस्तान ला रहे हैं, बेच के पाकिस्तान पैसा ला रहे हैं, यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहां पे सब कुछ कर रहे हैं, यहां पे ला के करेंगे। आज फैसल वाटा साहब ने कहा जी मैं इसकी पहल करूंगा। बिल्कुल कहा उन्होंने एक प्रोग्राम में, मैं इसकी पहल करूंगा। बिल्कुल करें, बाकी लोग भी पहल, तमाम के तमाम लोग आए, इसकी पहल करें। पहल करने के बाद आपको ये नजर आ जाएगा कि जनाब कहाँ से क्या होता है। जब आप इसकी करना नहीं चाहते पहल, ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आपने की हो तो आप ये देखें यहाँ पे डॉलर कितने में हो। आपने इस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हो तो आपको पता चले। आप दुबई में भी करें, दुबई हमारा हमसाया मुल्क है, हर बुरे वक्त में हमारा साथ दिया दुबई ने, हर मुश्किल तरीन वक्त में हमारा साथ दिया दुबई ने, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। और थोड़ा ना पैसा अपने मुल्क भी ला दो, वो इधर भी ला दो थोड़ा ना पैसा। इतों ले जाने का काम छो, इतने लिया भी काम शुरू करो। अद्धा उधर ला दो, अद्धा इधर ला दो, और कुछ तो कर लो, खुदा का वास्ता है कुछ तो कर लो यार। करना भी कुछ नहीं तो सर तो चलाई भी करी जानी है। क्या सर साहब आपकी हुकूमत है, जो मर्जी करवा दें, हमने को बोलना है। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। आज एक सहाफ़ी शहीद हो गया, खबरें अखबार का, पता है ना आपको? जी जी मालूम। उसे गोलियां मारकर मार दिया गया, अभी तक नहीं पता चला कि उसके कातिल कौन है। इसी तरह सबके साथ पता नहीं किसके साथ क्या हो जाना है। कातिल दंदलाते फिर रहे हैं, सब कुछ इसी तरह चल रहा है। एक शायर और सहाफ़ी कल रात से गायब भी।
बस पता नहीं क्या हो रहा है यार। मोहसिन अल्लाह अख्तर कियानी अल्लाह साहब मेरे सवाल मुल्क के पूछ लिए रहे हैं। बेहतर करे। मेरी मुल्क की सरहदों पे खड़े फ़ौजियों जवानों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। इस मुल्क से दहशत गर्दी का ख़ात्मा फरमाए। इस मुल्क से करप्ट हुक्मरानों का अल्लाह ताला हमें उनसे निजात दिलाए। इस मुल्क की तरक्की हो। इस मुल्क के साथ जो मुखलस हैं या अल्लाह वही इस मुल्क में रहे। जो इस मुल्क के साथ मुखलस नहीं है, जो साथी हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से तल्लक रखते हैं, किसी भी जगह से तल्लक रखते हैं, अब मैं तो अल्लाह के हज़ूर यही दुआ करूँगा कि हमारी उनसे जान छूट जाए। इसके अलावा तो और कुछ नहीं कह सकते ना। यसर आज मौलाना साहब, मौलाना साहब की बात करने से पहले राना साहब, आपने कल एक बात की थी कि शायद दोनों तरफ ये बता दिया गया कि अफाम व तफहीम से मामला चलाएं। वो एनेक्सी अपार्टमेंट जो है उधर खैबर पख्तूनख्वा उसमें, वहाँ से तो सामान खाली करवा दिया। और नहीं फिर फटा हो गया ना दोबारा। क्या अंदर की आपको ख़बर दूँ, मुस्लिम लीग नून की एक शख्सियत है KPK में, जिस शख्सियत की सिफारिश पर कहा जाता है कि उसकी भी सिफारिश थी गवर्नरशिप के लिए, वो शख्सियत किसी सूरत में मुफाहमत नहीं चाहती थी। काफ़ी अमीर है यार, मनु की पता अमीर है या गरीब है। यासर साहब पैसे ना तानू अंदाज़ा होएगा, मेरे को तो खबर लवो तो पता नहीं अमीर है या गरीब है। सानू ਉਹਦੇ ਨਾਲ कीजिए, असी अपनी नौकरी करनी है भाईजान। पूछ रहा हूँ, अमीरी में उनका मकाम है कोई? और यहाँ पे तो सारे अमीर हैं, गरीब कौन सा है? एक सियासतदान मुझे गरीब दिखाओ, चल सुनाओ, ले जाए बात दूसरी तरफ। चल मुझे एक सियासतदान गरीब माजरा चाहता हूँ, उसी पे आ जाओ। नहीं पहले तुम तो सुना मनु सियासतदान। अच्छा उसी पे आ जाओ। उसने कहा यार ये क्या हो गया, हमने तो गवर्नर इसलिए बनवाया कि ऊपर डंडा रहे, सारा कुछ चलता रहे, फड्डा पड़ता रहे और इनका काम भी कोई ना हो। उस पर उन्होंने कहा अच्छा। फिर ये बात ट्रैवल करती करती पहुंच गई। जब ट्रैवल करती करती बात पहुंची तो फिर उन्होंने भी अपनी कबीना का इजलास बुलाया, उसमें फ़ैसला किया और फैसले के बाद ये सारा कुछ हो गया। लेकिन मुझे बड़ा असर आज आपके मैं बात बताऊँ, ये ख़बर नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा एक तज्ज़िया है। मुझे अगले 15 दिन कोई अच्छे नज़र नहीं आ रहे। और ये तज्ज़िया किन मुशाहदाती बुनियादों पे? मौजूदा हालात की बुनियादों पे मुझे अगले 15 दिन कोई अच्छे नज़र नहीं आ रहे। और उसमें बुराई क्या दिखाई दे रही? इतने बुरे नज़र आ रहे हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। शायद आप भी 2 से 3 दिन बाद यही अल्फाज कहना शुरू कर दें। ये जो आज आपने बहुत सी गुफ्तगू सुनी है, आज अभी थोड़ी देर पहले अली बिन गंडापुर ने जो बात की कि जनाब अगर बिजली की लोड शेडिंग काम ना की तो हम क्या करेंगे, किसके दफ्तर पर कब्जा कर लेंगे, सुनिए ना आपने वो भी जी। तो जब ऐसी चीज़ें शुरू हो जाएं और जब बहुत सी जगहों से बहुत सी आवाज़ें आना शुरू हो जाएं, जब सरेआम एक दूसरे पर तीर चलाए जाएं, एक दूसरे पर तनकीद की जाए, एक दूसरे को निशाने पे रखा जाए, तो इसका मतलब होता है कि कोई किसी का कोई बस नहीं है। सब बस बेबस हैं और किसी के हाथ में कुछ नहीं है। तो फिर जब किसी के हाथ में कुछ होता है तो उसके हाथ में होता है जो सबसे ज़्यादा तगड़ा होता है। और जो सबसे ज़्यादा तगड़ा होता है फिर मर्ज़ी उसकी चलती है, फिर हम लोग घर बैठ जाते हैं। फिर ये होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगले 15 दिन अल्लाह ज़िंदगी रखिए। हमारा तो 5 दिन प्रोग्राम होता है ना, तो अभी फ़ोन लोगों के आते हैं जनाब जुमे के रोज़ फ़ोन आ जाता है, हफ्ते के रोज़ आज प्रोग्राम नहीं कर रहे। मैं कहा भैया आप तो पीर से लेके जुमे तक करते हैं इंशाल्लाह, और मैं और यासर साहब करते हैं, चला रहे हैं जितनी देर ज़िंदगी है, जब तक वक्त है चलाएँगे। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन जो तहरीरी मुआहिदा है वो किन निकात के ऊपर? वो वहाँ पे हल्फ का मुआहिदा आज तक पूरा नहीं हुआ। सदके जहाँ आता रहता हूँ। वाह 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 यासर साहब, मिसाक जमहूरियत, मिसाक जमहूरियत तहरीरी था कि नहीं? तहरीरी था। तहरीरी था। एक और इनके साथ मुआहिदा हुआ था, वो भी तहरीरी था कि नहीं? एक मुआहिदे पे हलफ भी हुआ था, याद है? कौन से मुआहिदे? और डूबती कश्ती में कौन बैठेगा? मुझे एक बात कहें, ये बजट जो होगा, क्या ये बजट अवाम दोस्त बजट होगा? क्या इस बजट में आप अवाम को इतनी सहूलतें दे देंगे कि गरीब का बच्चा पढ़ सके? सिर्फ मैं इतना कह रहा हूं, रोटी तो छोड़ देना, रोटी आपने देनी है कि नहीं देनी, कुछ नहीं कर सकेंगे ना। डूबती कश्ती में सिर्फ अपने ही सवार होते हैं,
जिन्हें जो इस नीयत से सवार होते हैं कि यार जीना मरना इनके साथ है। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। क्या सियासत बंद गली में है या बंद गली दिखाई दे रही है? या दीवार जो है वो नाजुक है और दीवार गिरा के आगे का रास्ता निकाला जा सकता है, या फिर उधर से ही वापस मुड़ के बैकफुट पे जाके कोई पिछली सियासत का माहौल फिर से बनाया जा सकता है? हम ये देखते हैं कि अगर पार्लियामेंट का इजलास हो तो वहाँ भी एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो वो भी किसी के साथ इल्ज़ाम तराशी के लिए, अगर अदलिया का मामला हो तो अदलिया के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, अगर इदारों के मामले हों तो इदारों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी। अवामी मामलात के ऊपर बात करना कोई गवारा नहीं कर रहा और किसी की सेहत के ऊपर इस पर बुरा असर भी नहीं पड़ रहा। तो हम अवाम जो है वो किधर जाएंगे? हमारे लिए कौन सोचेगा? रास्ता किस तरीके से निकाला जाएगा और नरमी कहाँ तक जाके पैदा हो जाएगी? इसी बारे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब ने। झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तैमूर सलीम साहब, अगर देखा जाए पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर इधर उधर हर जगह पे इल्ज़ाम तराशी इस हद तक बढ़ चुकी है कि हमें ये लगता है कि ऐसा हफ्ज़दा माहौल है जहाँ पे कोई ठंडी हवा नहीं चलने वाली, चाहे वो केपी का मामला हो, चाहे वो कौमी असम्बली का मामला हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। ये किस तरफ को चल निकले हैं? रास्ता कौन सा है बीच में? देखिए, मेरे ख्याल में आपकी एनालिसिस भी ठीक है कि इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि जो वापस जाने का रास्ता है वो आसान लगता नहीं है। अगर आप इमरान खान साहब देख लें, पीटीआई को देख लें, पीटीआई का वोटर, सपोर्टर और वर्कर देख लें, मेरे ख्याल में आप अगर सच्ची बात करें तो जो हमारे गिले पिछले साल के 1.5 साल के हैं वो किसी को कभी भूलते नहीं। ठीक है, अच्छा, दूसरे साइड की भी पोजीशंस हैं। हमारे ख्याल में वो पोजीशंस जो हैं वो सही नहीं है, लेकिन पोलराइजेशन हो गई और जब आप कानून तोड़ देते हैं और फिर उसको आप जो है वो छुपाने की कोशिश करते हैं तो वापस जाने का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन है भी। लेकिन उसके लिए 2 चीजों की जरूरत जरूर है। पहली चीज थोड़ी सी दलेरी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं करेज, और दूसरी चीज कि हर साइड थोड़ा सा स्टेप बैक करे, लेकिन उसके लिए दलेरी की जरूरत है, क्योंकि आपकी पोजीशन एंकर हो जाती है, वहां से आपको जो है वो पीछे जाना होता है। जवाब आईन और कानून में, जवाब पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को जैसे लिखा गया है आईन में उसी तरह चलाने का। जवाब 2024 के इलेक्शन को जितनी मुश्किलात के बावजूद अवाम ने वोट दिया, उसके रिजल्ट को लेजिटिमेट तरीके में इंप्लीमेंट करने का पहल उस स्टेप बैक करने की हुकूमत ने करनी है मेरे ख्याल में। उसके बाद हमें भी अपनी पोजीशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि रिवेंज हम नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन वाकई ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं। मैं सारा कुछ कह रहा हूं, मेरे साथ जो ज्यादती हुई है मेरे सीट पे, या जो साल मैं उसी तरफ आ रहा था तैमूर साहब, मैं उसी तरफ आ रहा था। हाँ। वो मुझे बता तो दे, वो कौन सा कुलिया है कि 100% से ज़्यादा वोट आपकी सीट पे पड़ गए? वो पूछिए तो सही उस प्रेसिडिंग ऑफिसर से या किसी से कि वो 100% से ज़्यादा जो वोट पड़े हैं वो पाकिस्तान क्या दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ, वो कौन सा कुलिया था? देखिए, मैं यही कह रहा हूं ना। अच्छा, उसके बावजूद मैं आपको जो है वो रिकंसिलिएशन की बात कर रहा हूं, और इसीलिए कर रहा हूं कि इन दी एंड इस मुल्क को अगर आगे बढ़ना है तो उन लोगों की जरूरत होगी हु कैन स्पीक ट्रूथ टू पावर। अब और अगर फिर पावर नहीं सुनता तो हम क्या करें? लेकिन हमने अपना काम कर लिया, अब आप वोट पे हैं। आप ये कहें रिकंसिलिएशन की मैं बात कर सकता हूं, जो हुआ है उसको मैं भूल नहीं सकता, और इंशाअल्लाह हमने जुम्मे को पेशावर में जलसा बुलाया,
क्योंकि हमें वो आवाज उठानी है। मेरे हल्के से शुरुआत करेंगे और ये भी हमने कह दिया, मैं अपने वोटर्स को भी कहता हूं, अपने सपोर्टर्स को भी कहता हूं, पूरे पेशावर में जो इमरान खान के वोटर्स हैं उनको कहता हूं, वोट इमरान खान का था, इसलिए सबसे पहले हमने आवाज ही इमरान खान के लिए उठानी है। इमरान खान निकले, पाकिस्तान का निजाम ठीक हो, मैं अपनी सीट कुर्बान कर दूंगा। अगर मैंडेट के लिए मैं लड़ रहा हूं, मैं इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि ये मेरे वोटर्स कह रहे हैं ये इमरान खान की हिदायत, वरना मुझे ये सीट या मिनिस्ट्री या कोई सरकारी ओहदा जो है वो अपील नहीं करता। पिछले 2-3 महीनों से मुझे टाइम मिल गया है फैमिली के साथ इंटरेस्ट परस्यू करने का। सियासत मैं उतनी ही कर रहा हूं जितनी मैं पहले करता था पेशे के तौर पे। लेकिन आप मुझे ये कहें, ये कोई भूल सकता है पेशावर में 18 में से 9 सीटों पे रिजल्ट्स चेंज हुए? कैसे चेंज हुए? एक वोट की रिगिंग भी नहीं हुई। कोई आरओ, डीआरओ, सीसीपीओ, जो लोग कमरे में बंद थे बाहर निकले, फॉर्म 47 के रिजल्ट और थे, सबूत सारे सामने। मेरे हल्के पे जैसे आपने कहा 66 में से 64-65 फॉर्म्स नजर आ रहे हैं। 40% रिजल्ट्स में मेरा वोट 0 के साथ एंड होता है। अब ये टेक्निकल बात है, लेकिन एक स्टैटिस्टिशियन ने इस पे पेपर लिखा और कहा कि इसकी प्रोबेबिलिटी कि तैमूर झगड़ा की हर पोलिंग स्टेशन पे उसके वोट टैली का आखिरी फिगर 1 in a trillion है, यानी 1,000 अरब में से चांस है कि ऐसे रिजल्ट आए। और ये सिर्फ उन सीटों पे नहीं हुआ जिस पे हम जीते हैं। मैंने सैटरडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक 10वां हल्का पेशावर का जो पीटीआई जीती थी, पीके 83, मीना खान अफरीदी हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, रिजल्ट में 4500 वोट की जीत नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे फॉर्म 45 देख लें, 2 फॉर्म 45 नहीं है, एक ही है। अच्छा झगड़ा साहब, आपका मौक़िफ़, रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 65 रिजल्ट उल्टे हैं। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे 4000 की जीत नहीं है, 45,000 की जीत है। इसका जवाब कौन देगा? वो आरओ मिसबा वहीद साहिबा देंगी, वो डीसी देगा, चीफ सेक्रेटरी नदीम चौधरी देगा। 10 हल्के, मैं अगर कल 11वां दिखा दूं, फिर 12वां दिखा दूं, कब ये सिस्टम जो है वो उठेगा? और कब तक हम ये एक्सेप्ट करते जाएंगे और फिर कहेंगे कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता? अच्छा झगड़ा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फे का जो मौक़िफ़ है वो जो कहते हैं कि बहुत सारी नशिस्तों के ऊपर रिजल्ट तब्दील हुए हैं, वहाँ पे जीते हुए लोग तो आपके हैं और आप उनके साथ भी मुफाहमत करना चाहते हैं, उन्हें भी अपनी तहरीक में शामिल करना चाहते हैं, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर होंगे? मेरे ख्याल में पहली चीज, जमीयत उलमा इस्लाम का गिला हमारी, और हमसे वो खुली बात करते हैं क्योंकि जो शायद हमारी बात का असर कह लें या मे बी हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबली बात कर लें, या शायद 9 मई के बाद हम समझते हैं कि हमारी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है। तो पहली चीज तो उनका गिला हमसे नहीं है। दूसरी चीज ये कि मेरे ख्याल में वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने ये भी देखा है कि जो सीट्स पे हुआ है हमारी सीटें बेची गई, लेकिन रिजल्ट इसलिए नहीं चेंज हुए कि उनको बेचना था। रिजल्ट तो चेंज हुए, जिसको बाकी हरवाना था हर हाल पे उनको हरवा दिया। और मैंने ये भी कह दिया कि अगर असूल पे खड़े रहने की कीमत ये थी, इमरान खान के साथ खड़े रहने की कीमत ये थी कि मुझे हरवाया जाए तो यार 1000 बार और भी हरवा, क्योंकि ये सियासत अगर वैसे ही करनी है जो पाकिस्तान में सक्सेसफुल सियासतदानों ने 76 साल की है, तो उससे बेहतर है ना ही की जाए। अच्छा तैमूर साहब, ये तो मुझे बता दें, कल क्या इतला है खान साहब को? कल सुप्रीम कोर्ट में जो कल तारीख है, सुबह खान साहब वीडियो लिंक के जरिए होंगे, क्या इतला है आपके पास? यार अगर कानून पे अमलदारी होगी तो फिर इमरान खान साहब होंगे। पूरा कौम इंतजार कर रहा है बेचैनी के साथ, कब तक आप उनको छुपाएंगे? लेकिन अगर कानून को जो है वो वायलेट करना है, तो जिस दिन से इमरान खान की हुकूमत निकली है, कानून तो बस कागज पे कुछ अल्फाज ही लिखेगी। अच्छा झगड़ा साहब, तो अगर वो वायलेट कर तो उसमें मेरे से आप क्या पूछते?
आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब हर रोज़ उनका कोई बयान गवर्नर के बारे में और गवर्नर का जवाबी बयान, फिर उस पर इकदामात भी, जिस तरह एनेक्सी अपार्टमेंट से वो सामान बाहर निकलवा देना और उस पर कहना कि जी ये हमारे कंट्रोल के अंदर है, तो ये मामला कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में तो मैं ये कह सकता हूँ कि अली खान हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, पूरी पार्टी की सपोर्ट है उनके साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राना साहब, आप क्या समझते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बात की है, जिस तरफ इशारा किया, वो राम होते तो दिखाई नहीं दे रहे, और ये लगता है कि मुस्तकबिल करीब में यानी पहले जो तासुरात हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लगते थे, हमें ये लगता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बयानबाजी जो कर रही है इलेक्शन कैंपेन में, इलेक्शन के बाद की सूरत हाल कुछ और हो जाएगी। मौलाना के तासुरात आपको ऐसे लगते हैं कि कुछ दिनों बाद अगर कोई बड़ी मुलाकात हो या कोई ऑफ़र हो तो वो तब्दील हो सकती है, या फिर वो अपने स्टैंड के ऊपर जमे रहेंगे? मौलाना साहब ना सिर्फ अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहेंगे, बल्कि मौलाना साहब ने आज एक बहुत बड़ी बात कह दी है, पता नहीं आप इसको क्यों नहीं। इमरान खान को कहा जाता था यहूदी एजेंट, यही था। आज उन्होंने कहा वो हमारा सियासी बयान था, सुना ना आपने? जी जी। तो ये बहुत से लोगों के लिए एक मैसेज है। दूसरा उन्होंने कहा कि इस तहरीक इंसाफ से हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। बहुत से लोग ओपन मिलते हैं, बहुत से छुप के मिलते हैं, और जब थोड़े से हमारे खदशात दूर हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो हमारे साथ आके खड़े हो जाए। मौलाना साहब किसी सूरत में भी, आपको मैं ख़बर दे दूँ, आज शायद आपने फैसल वाडा साहब के एक अल्फाज नहीं सुने एक टीवी प्रोग्राम में, उन्होंने मौलाना साहब की तरफ इशारा करके कहा कि वो कहती है जी कि हुकूमत ख़त्म कर दें, नए इलेक्शन करा दें, उनके पल्ले क्या है, ऐसे कोई लफाज बोले उन्होंने। तो मौलाना साहब तो पीछे नहीं हटेंगे, मौलाना साहब खड़े हैं, खड़े रहेंगे, डटेंगे। अभी तो एक मैदान लगने लगा यासर, वो लगने लगा आपके फैसलाबाद में, जहाँ पे असद यूब साहब, असद कैसर साहब, महमूद अचक सईद साहब और दीगर लोग मौजूद हैं जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, हाँ, जिनको इजाज़त नहीं दी जा रही ना, तो इजाज़त नहीं दी जाती तो फिर सूरत हाल क्या होती है। और तो आपको लगता है कि बग़ैर इजाज़त के वो मौलाना जैसे जलसा कर सकते हैं? यानी वो जिस तरह कामरान मिर्ज़ा साहब ने कल कहा कि हमें तो हाथ वो डर के मारे नहीं लगा रहे, लगा के तो देखें। तो हो सकता है किसी दिन ऐसा हो कि मौलाना साहब का जलसा हो, सारी तहरीक इंसाफ मौलाना साहब के साथ जलसे में चले जाए, फिर क्या करेंगे ये, बग़ैर बुलाए चली जाए, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? इंतज़ार तो कीजिए, मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना कि अगले 15 दिन आपको बड़ा मज़ा देंगे। ख़बरें ही ख़बरें, मौजा ही मौजा जर्नलिस्टां दी, इतनी ख़बरें होंगी प्रोग्रामों के लिए कि आप सोच नहीं सकते। उतनी देर तक हद तक इज़्ज़त भी पास हो चुका होगा। हो जाए यार, क्या हद तक इज़्ज़त पास, तक इज़्ज़त पास डराते रहते हैं 24 घंटे यार। वो हमने कौन सा जुर्म किया भाई? हमें कौन सा झूठ बोल रहे हैं? हम कौन सी किसी की तौहीन कर रहे हैं? जनाब, जिसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम सुना देते हैं। हद की इज्जत उन पे लगाए। तौहीन ने अदालत तो आज 6 लोगों पे लगनी चाहिए, 6 लोगों पे। मुझे तो आज अफसोस हो रहा है माजरत के साथ पाकिस्तान की वकला बरादरी से कि किसी वकील ने यह गुफ्तगू करना गवारा नहीं की कि जनाब आपके अदारों के मुतल्लक बात हो रही थी। अब सब भी सियासी हो गए यार, सबका किसी न किसी सियासी जमात से तल्लक हो गया है, सब इसी तरह है। लाहौर में वकला को अभी तक हड़ताल पे है, हाई कोर्ट के बाहर पुलिस खड़ी होती है, सब कुछ चल रहा है। किसी ने पकड़ा, किसी ने पूछा दोबारा? क्या कोई यहाँ पे नहीं है। सब मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ बिक गया। मुझे वो लगता है अनाएं जितनी महंगी हैं, ज़मीन उतने ही सस्ते हैं। खुदाया तेरी बस्ती में ये कैसे लोग बसते हैं। मुझे लगता है कि अनकरीब लोग हमारे बारे में भी ये बात करते होंगे, ज़बान ज़द-ए-आम होंगे कि शायद इनको किसी ने काटा हुआ है। हम वो उस दीवाने की तरह होंगे जो सदाएं लगाता हुआ गलियों से गुजरता है और हालात के ऊपर बात कर रहा हो तो लोग कहें यार ये पागल हो गया। हालात तो सारे पता है कीन है। मुझे लगता है कि हम उन लोगों में शुमार होंगे कुछ। मुझे ये अच्छा लगेगा
मुझे अच्छा लगेगा। मुझे और आपको कोई ये नहीं कहेगा कि ये बिक गए हैं। मुझे और आपको कोई ये नहीं कहेगा कि ये आवाम की बात नहीं करते। मुझे और आपको, बल्कि हमारे टीवी चैनल के बहुत से तमाम के तमाम लोगों को, शाजिया हो, मतीन साहब हो, जितने भी प्रोग्राम करते हैं, अरशाद आरिफ साहब हो, किसी को कोई ये नहीं कहेगा। उसकी वजह हम लोग तो बिके हुए हैं, अवाम के हाथों बिके। हम बिके हैं अवाम के हाथों, हम बिके हैं दयानत के हाथों, हम बिके हैं आज़ादी सहाफ़त के हाथों, हम बिके हैं अपने उस ईमान के पुख्तगी के हाथों कि जो ईमान हमें यह दर्स देता है कि मौत एक दिन बिल्कुल आनी है और ज़िंदगी की हिफाजत बहुत करती है। सच बोलना, सच से पीछे ना हटना, बिल्कुल ये मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ। करने दे यार बात जो करते हैं, कहने दे। चौंकों में आवाज़ें लगती हैं, लगने दे। सब कुछ जो जहाँ पे कहता है उसे कहने दे। हम दुरूद शरीफ पढ़ के शुरू करते हैं यासिर साहब, और हमारा ईमान है, ये ईमान है हमारा ये कि इंशाअल्लाह ताला सच पे कायम रहेंगे, सच को दिखाते रहेंगे। हाँ, किसी की तस्लील नहीं करेंगे, कभी पाकिस्तान के दारों के खिलाफ नहीं जाएंगे। पाकिस्तान के दारे हमारे माथे का झूमर है, पाकिस्तान के दारे हमारे सर का ताज है, हमारे शुहदा हमारी शान है, कभी उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई ये तो समझ करे, कोई ये समझ ले कि हम किसी का आला कार बन जाएंगे सियासी जमात का, तो ये मुमकिन नहीं है। हम बात महंगाई की भी करेंगे, जो गलत बात करेगा उसे बेनकाब भी करेंगे, जो सही बात करेगा उसकी तारीफ़ भी करेंगे। बड़ी सीधी सी बात है यासिर साहब। यहाँ पे तो बहुत से लोग बहुत से होते हैं, ना आपकी जायदाद दुबई में है, ना मेरी जायदाद दुबई में है, ना आपकी जायदाद कहीं और है, ना मेरी है, ना ही मेरे दफ्तर के किसी शख्स की होगी, ना ही मेरे कबीले के किसी शख्स की होगी। अपने कबीले की बात करता हूँ ना, सहाफ़ी जो हैं उनकी होगी। जिनकी होगी तो वो उनकी रिज़्क़े हलाल से होगी, शायद उनकी किसी वजह से एक कमरा हो सकता है, एक फ्लैट हो सकता है, अरबों का कारोबार नहीं हो सकता। ये ज़हन में रखिएगा। तो इसलिए ये कर लें दें, आवाज़ें नहीं होंगी तो फिर मज़ा भी नहीं ना आएगा। गूंगों के शहर में तो हम रहते नहीं, गूंगों के बाज़ार से हम गुज़रते नहीं, और जब गुज़रते हैं तो शोर वाले जगह से गुज़रते हैं, हमेशा और आपको एक बताऊँ बात, में हर बात पे तवज्जो देनी भी चाहिए और बहुत सी बातें हैं जिस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और तवज्जो इसलिए उन बातों पे देनी चाहिए कि उन बातों पर तवज्जो देने से तवज्जो की तवज्जो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, हाँ, ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ। उन बातों पर तवज्जो देने से तवज्जो की तवज्जो ख़त्म हो जाती है, इसलिए उन बातों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि एक खामोशी जो है ना वो बहुत कुछ कर जाती है, तो यासर साहब इसी तरह है। अच्छा यासर, एक बात तो बताइए यार, क्या? बड़े मियाँ साहब बड़े खामोश हैं इस सारे सिनेरियो में, आपको नज़र आए? खामोश तो नज़र आए। बड़े मियाँ साहब मुखालिफ लगता है, मुखालिफ खड़े होंगे हुकूमत के। बस मैं कह रहा हूँ ना, 15 दिन जो है ना, 15 दिन मैं आपका व्लॉग भी बनाता जा रहा हूँ ना साथ साथ। ये अगले जो 15 दिन है ना, इसमें आप देखिए तो सही क्या होता है। आज 15 हैं या 14 हैं? आज 15 शुरू हो गई ना जी। तो देखें ना, 15 शुरू हो गई, देखते तो जाए ना क्या होता है। नहीं, आज 15 है, 16 आगे से शुरू हो जाएगी। हाँ, सुबह 16 होंगे तो 15 है ना, सुबह देखते जाए। ये जो 15 दिन है ना, मुझे इस ईद की बड़ी से पहले ना बड़ी कुर्बानियाँ नज़र आ रही हैं, बड़ी कुर्बानियाँ। और इस बार शेर शीद वाला काम नहीं होगा जी कसाई नस गया या बकरा छुरी के नीचे से भाग गया। वो तो शेर शीद साहब का एक स्टाइल था ना कि जो तो नहीं काम हुआ था कहता, ये काम हुआ था क्या, देखो मेरी पेशन गोई है। ठीक है ना, ये अक्सर हमारे सियासतदानों का स्टाइल है ना। तो मैं लेकिन आपको ये खबर दे रहा हूँ कि इस बड़ी ईद से पहले बहुत सी कुर्बानियाँ हो जाएंगी, बहुत सी कुर्बानियाँ हो जाएंगी। बड़ी ईद से पहले बहुत सी कुर्बानियाँ हो जाएंगी। प्रोग्राम का वो ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, हमें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।